अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1 एटमॉस्फेयर हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है पोल्यूशन की डेफिनेशन, देन पॉल्यूटेंट क्या होता है ये डिस्कस करना है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट। इसके बाद हमने मेन एयर पोल्यूशन पे बात करनी है इस चैप्टर में। अगर हम पोल्यूशन की डेफिनेशन देखें तो एडिशन ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड हो जाना, ये क्या कहलाता है? पोल्यूशन। एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं हमने डिस्कस किया, एयर, सॉइल और वाटर। ठीक है, केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग कंपोनेंट पे बात करेंगे, जिसमें आता है एयर, सॉइल और वाटर। तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का एयर, सॉइल या फिर वाटर में ऐड हो जाना और उसको कंटेमिनेट कर देना, ये क्या है? पोल्यूशन। इसके अलावा किसी भी चीज़ का एक नॉर्मल लिमिट से इंक्रीज हो जाना, एक्सेस में हो जाना, ये भी क्या है? पोल्यूशन। इसके बाद है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट वो चीज़ है जो हमारे एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट कर दे, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दे। एनी मटीरियल दैट पॉल्यूट एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ एयर पॉल्यूटेंट हैं, जिसमें ज़्यादातर गैसेस आती है। एयर पॉल्यूटेंट वो है जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। सॉइल पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट कर दे, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट में वो तमाम चीज़ें आएंगी जो हमारे वाटर को पॉल्यूट कर रही है, जो वाटर सोर्सेज हैं। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस वहाँ पर ऐड हो रहा है और वाटर को पॉल्यूट कर रहा है तो वो क्या होगा? वाटर पॉल्यूटेंट। थर्मल पॉल्यूटेंट क्या है? थर्मल पॉल्यूटेंट मीन्स ऐसा कोई सब्सटेंस जो वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दे। जैसे फैक्ट्री से अगर हॉट वाटर वाटर बॉडीज़ में आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या होगा? हॉट वाटर एक थर्मल पॉल्यूटेंट होगा। वाटर बॉडीज़ मीन्स जो लार्ज सोर्सेज हैं वाटर के, जैसे कि रिवर, सीज, लेक्स, पॉन्ड, ये तमाम। इसके बाद है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आएंगे, ठीक है। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, तो फिर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। नॉइस पॉल्यूटेंट। नॉइस पॉल्यूटेंट में जैसे व्हीकल्स और मशीन्स, इनकी वजह से क्या होता है? अनवांटेड और लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे इन्वायरमेंट में, और फिर ये नॉइस पॉल्यूशन का बायस बनते हैं। लाइट पॉल्यूटेंट वो सोर्स जिससे हमारे इन्वायरमेंट में अनवांटेड या एक्सेस लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या होगा? लाइट पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एयर पॉल्यूटेंट। ये चैप्टर है एटमॉस्फेयर के बारे में, इसीलिए इस चैप्टर में हमने मेजर फोकस करना है एयर पॉल्यूटेंट पर। एयर पॉल्यूटेंट में वो तमाम सब्सटेंसेस आएंगे जो हमारे एयर में पॉल्यूशन की वजह बन रहे हैं। इसमें ज़्यादातर गैसेस आएंगी, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो तमाम पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें डिफरेंट एटम्स हैं, फॉसिल फ्यूल है उसमें भी डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जब भी ये कंपाउंड्स बर्न होंगे, बर्न होने का मतलब क्या है? जलना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ बर्न कैसे होती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके कोई भी चीज़ बर्न होती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कार्बन, अगर किसी फॉसिल फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो कार्बन होगा ही लाजमी, ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट किया, बर्न हुआ, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कोई ऐसा सल्फर कंपाउंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कार्बन ने किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ने किया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड बना लेगा। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हम किसे कहेंगे? वो पॉल्यूटेंट जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बन रहा है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? एक नया पॉल्यूटेंट, जो किस में आ रहा है, किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। तो ये कौन सा पॉल्यूटेंट होगा, सेकेंडरी। क्यों होगा, क्योंकि ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बना है। नेक्स्ट अगर हम लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं वाटर से तो ये भी अपना एसिड बनाएगा। कौन सा एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन HNO3, नाइट्रिक एसिड। इसके बाद इसी तरह से अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लें तो ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये भी अपना एसिड बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आएंगे क्योंकि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बन रहे हैं। इसके बाद एक और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिखा है बुक में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हम कहते हैं HF। ये क्या, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैसे बनता है, जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो क्या बनेगा, HF। ठीक है, फ्लोरीन कंपाउंड्स एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है तो इससे क्या बन रहा है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कि एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा बुक में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में लिखा हुआ है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, ये क्या है, ओजोन। ओजोन फॉर्मेशन देख लो, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है, रिएक्ट करते हैं VOC। VOC क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वोलेटाइल मतलब जो एवापरेट हो जाए। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा, ओजोन। तो देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, इससे क्या बन रहा है, एक नया पॉल्यूटेंट ओजोन। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसके अलावा एक और कंपाउंड लिखा है बुक में PAN। PAN क्या है, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H3NO5। तो पैन भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एयर पॉल्यूटेंट, उसका सोर्स क्या है, एनवायरमेंटल रिस्क क्या है और ह्यूमन हेल्थ पे उसका क्या रिस्क है। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो है कार इंजन्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, मतलब इसका ना ही कोई कलर होता है ना ही इसकी कोई स्मेल है। दूसरा सोर्स है कंबस्शन। जब भी फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, ये जब हम वुड को बर्न करते हैं, ठीक है, जब वुड को बर्न करोगे, प्लांट का पार्ट है ना वुड, तो वुड में भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि सेल्यूलोज है, तो जब इसे बर्न करोगे तो ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री। अच्छा, इसका एनवायरनमेंट पे क्या रिस्क है कि ये स्मोक फॉर्म करता है। स्मोक क्या होता है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर है, इसे हम क्या कहते हैं, स्मोक। तो एनवायरनमेंट पे इसका ये इफ़ेक्ट है। अगर हेल्थ पे बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता क्या है, देखो हमारा जो ब्लड है उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन HB। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन को फिर बाइंड होने नहीं देता, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाती है और फिर पूरी बॉडी में इस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है और डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट है और विजुअल डिफ़िकल्टी है, डिक्रीज फिजिकल और मेंटल स्किल्स हैं। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, इसमें NO2 भी आएगा, NO भी आएगा। इसका मेन सोर्स क्या है, फ्यूल कंबस्शन, इलेक्ट्रिक पावर और इंडस्ट्री। इसका जो एनवायरनमेंट पे मेन इफ़ेक्ट है वो है प्लांट्स पर, कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फ्रूट रैपनिंग का प्रोसेस देर से होगा। ठीक है, इस तरह से प्लांट पे डिफरेंट इफ़ेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल क्रॉप यील्ड है वो कम होगी, मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होगा। अच्छा, अब क्योंकि ये गैस है, ह्यूमन हेल्थ पे इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएगा, क्योंकि एक पर्सन जब हार्मफुल गैस को इनहेल करेगा तो उसका जो पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज है वहाँ पे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट जो हमने डिस्कस करने हैं वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ओजोन।
सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? फॉसिल बर्निंग। देखो फॉसिल्स में डिफरेंट एटम प्रेजेंट होंगे, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये डिफरेंट तरह की गैस बनाएगा, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके अलावा इंडस्ट्री से भी डिफरेंट तरह की गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इसका जो मेन एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है वो है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनेगा जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? एस तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये क्या बनाता है? एसिड। उसके बाद जब बारिश होती है तो क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड उस रेन वाटर के साथ फिर हमारे अर्थ की तरफ आता है। तो जो रेन वाटर का pH है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है इसकी वजह से, और इस एसिड रेन की वजह से डिफरेंट बिल्डिंग्स, स्टैचू और जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं वो पॉल्यूट होते हैं और उस पर इसका इफेक्ट आता है। ये वैसे हमने नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करना है, इसका एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। गैस है, अगेन सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, तो ये रेस्पिरेटरी इफेक्ट ही लाएगा बॉडी पे, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और अगर किसी पर्सन को पहले से ही कोई लंग इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी डिजीज़ है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को एस्मा का प्रॉब्लम है फिर जो इफ़ेक्ट आएगा वो और ज़्यादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन पे हमने बात की कि ओजोन बनता कैसे है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बहुत अहम है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? ओजोन। ओजोन का सोर्स फिर क्या होगा? जो इनका सोर्स है, जो हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड पे बात की, वही सारे सोर्स इसमें भी आएंगे, कार है, इंडस्ट्री वगैरह। अच्छा, इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट है ओजोन का? प्लांट से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। ओजोन क्या करता है? स्टोमेटा जो ओपनिंग होती है प्लांट में, प्लांट का लीफ है, इस पर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ओजोन क्या करता है? इस स्टोमेटा की ओपनिंग को इनहिबिट करता है, इसको ओपन नहीं होने देता। अब जब ओपन नहीं हो रहा तो फिर गैसियस एक्सचेंज जो है प्लांट का वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट में रेस्पिरेशन नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब ये नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो फूड नहीं बन रहा प्लांट में, एनर्जी सोर्स नहीं बन रहा, इसके अलावा रेस्पिरेशन नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है प्लांट में, तो क्या होगा? फिर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, जो प्लांट के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इसके भी जो हेल्थ रिस्क हैं वो अगेन गैस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इरिटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। लास्ट हमारे दो पॉल्यूटेंट रह गए हैं, लेड और पार्टिकुलेट मैटर्स। लेड क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, Pb इसका फॉर्मूला है, एक मेटल है, इसका सोर्स अगर हम देखें तो मेटल प्रोसेस। इसके अलावा गार्बेज इंसिनरेशन। देखो गार्बेज इंसिनरेशन क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको भी तो हमने कहीं डिस्पोज करना है ना, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? गार्बेज इंसिनरेशन। इसमें भी डिफरेंट प्रोसेस आते हैं, जैसे कि कुछ गार्बेज ऐसे हैं जिन्हें हम बर्न कर देते हैं, कुछ को हम वाटर में डिस्पोज करते हैं, कुछ को हम लैंड में डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो गार्बेज इंसिनरेशन से भी लेड बन सकता है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट है डिक्रीज रिप्रोडक्शन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और प्लांट ग्रोथ डिक्रीज करेगा। हेल्थ रिस्क इसका है CNS डिसऑर्डर, यह हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? देखो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो गैसेस थी और लेड एक मेटल है, ठीक है। अब पार्टिकुलेट मैटर में कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस या फिर कुछ लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि स्मोक, डस्ट, डर्ट, सूट। सूट मतलब ऐश, ठीक है। जब कोई चीज़ बर्न हो जाती है तो उसका जो रिमेनिंग ब्लैक पार्ट रहता है वो क्या होता है? सूट। पार्टिकुलेट मैटर का मेन सोर्स है फायर, ठीक है। देख सकते हो स्मोक, डस्ट, सूट है और डर्ट, तो इनके सोर्सेज क्या होंगे? बिल्डिंग साइड पे जो डस्ट और डर्ट होती है, फायर जिससे फिर सूट, स्मोक वगैरह बन रहा है। इसका एनवायरनमेंट पे रिस्क है हेज़ और एसिड रेन। हेज़ क्या है? देखो जब ये तमाम चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होंगी तो इनकी वजह से क्या होगा? जो क्लैरिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक से दिखेगा नहीं, नज़र नहीं आएगा ठीक से। इसकी वजह से हर चीज़
ब्लर हो जाएगी, तो उसी को हम हेज़ कहते हैं। इसके अलावा एसिड रेन, और जब हम इन चीज़ों को इनहेल करेंगे तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे अफेक्ट होगा। ठीक है, स्मोक, डर्ट, सूट, ठीक है, ये जब हम इनहेल करेंगे तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ लंग्स तक जा सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के पे डिफरेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं और इरेगुलर हार्ट बीट। तो यहाँ पर हमने एयर पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया। पॉल्यूशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे।